एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। अरे तुम क्या पुराने ज़माने की औरतों की तरह सर पर सवार हो गई हो कि शादी से पहले घर से बाहर कदम नहीं रखना। अरे यार, जो मज़ा मेहंदी की रात को बाहर दोस्तों के साथ घूमने में है, वे भला घर में बैठकर बड़ी उम्र की औरतों की पुरानी कथाएं सुनने में थोड़ी है। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम कल 2 बजे तक छत पर आ जाना। वहीं से दीवार फलांग कर हम सब लड़कियां तुम्हें मेरे ही छत पर मिलेंगी। वहीं से हम गाड़ी में बाहर जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे, ताकि ये रात हमारे लिए यादगार बन जाएगी। जानकी मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी जान थी। सारी ज़िंदगी हमने एक साथ खेल कूद कर बिताई थी। मोहल्ले में रहने वाली सारी लड़कियों की आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। उनमें से कुछ की शादी हो चुकी थी, जिसकी भी शादी होती हम मेहंदी के रात ऐसे ही उसे अपने साथ ले जाते, आइसक्रीम खाते और खूब सारी मस्तियाँ करके वापस घर आ जाते थे, ताकि ये रात हमें याद रहे। लेकिन मेरी फैमिली ज़्यादा पुराने ख्याल को ही अपनाते थे, इसलिए मेरी माँ ने तो शादी के 10 दिन पहले से ही मुझे घर से बाहर आने जाने की रोक लगा दी थी। खबरदार, जो तुमने बाहर जाने का नाम भी लिया, ये सब शादी से पहले ठीक नहीं होता। बल्कि मेरी माँ तो मुझे कमरे से बाहर ही नहीं निकलने देती थी। रोज़ाना मेरी सहेलियाँ शाम को आ जाती थी। हम ढोलक बजाते गाते खूब शोर शराबा करते। मुझे मनोज के नाम से बहुत तंग करते थे। मेरी शादी बिल्कुल ही अनजान फैमिली में हो रही थी। मनोज मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। अभी मेरी शादी होने में 10 दिन बाकी थे, लेकिन मेरी सास आकर कह चुकी थी कि उनके यहाँ मेहंदी की रस्म नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ख़ानदान में मेहंदी वाले दिन ही कोई ना कोई घटना हो जाती है। इसलिए पंडित जी ने उन्हें ख़ास तौर से ये मना किया था कि मेहंदी का रस्म नहीं होगा और शादी वाले दिन ही हल्दी चढ़ा देंगे, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर देंगे। लेकिन जबकि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, इसलिए बड़ी सब बहनों ने और भाइयों ने कहा था कि हमने आरोसी की शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करेंगे। और मैं भी यही सोचती थी कि शादी तो एक ही बार होती है, मैं क्यों भला अपनी शादी का मज़ा किरकिरा करूँगी। इसलिए मेहंदी पर सिर्फ हमारे घर के ही मेहमान आने थे, लड़के वालों की तरफ से किसी को भी नहीं आना था। इसलिए मेरी माँ ने कहा था कि मेहंदी के रस्म 8 दिन पहले ही कर ली जाए। और 8 दिन के बाद शादी के रात के 2 बज रहे थे और मैं जानकी को समझा समझा कर थक गई थी कि मेरी माँ तो कमरे से बाहर निकलने के लिए रोक लगा रखी है, तुम मुझे कैसे बाहर लेकर जाओगी। वह कहने लगी, तुम मुझ पर छोड़ दो, हम तुम्हें मेहंदी के जोड़े में ही बाहर लेकर जाएंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे। तुम फिक्र मत करो, बस तुम सब कुछ मेरे पे छोड़ दो और छत पे 2 बजे आ जाना। फिर यही हुआ था। मेहंदी का हंगामा रात के 1 बजे तक चल रहा था। उसके बाद सभी थक हार कर अपने कमरे में जाकर गहरी नींद सो चुके थे। जैसे ही रात के 2 बजे जानकी की कॉल आई, हम सब लड़कियां अपनी अपनी छत पर आ गई थी। बस तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। मैं उस वक्त अपनी मेहंदी के कलर का लहंगा पहन रखा था। फूलों का जेवर तक मुझे उतारने की परमिशन नहीं थी। मेरी सहेलियां कहने लगी, सजी धजी आना, हल्का फुल्का मेकअप भी मैंने कर रखा था। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सन्नाटा मचा हुआ था। सभी थक हार कर सो चुके थे, इसलिए सो रहे थे। मैं दबे कदमों से चलती हुई छत की तरफ आई। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। जैसे ही छत पर पहुंची, मेरी सारी की सारी अफलातून सहेलियां सभी बगल वाले छत पर आ गई थीं। मुझे देखकर दबी दबी आवाज़ में हंसने लगीं। मैंने तो अपने होठों पर उंगली रखी और इश्क करके उन्हें चुप करने का इशारा कर दिया। फिर मैं इस लहंगे में दीवार फलांग कर छत पर आ गई थी। वहीं से हम धीरे से सीढ़ियाँ उतर कर जानकी के छत की सीढ़ियाँ बाहर आंगन में ही थी। गाड़ी पहले ही जानकी ने दरवाजे के बाहर ही खड़ी कर रखी थी। हम बिल्कुल चुप से कदम उठाती हुई मेन गेट तक पहुंच चुके थे। मेन गेट की चाबी जानकी के पास ही थी। हम लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी को जानकी चला रही थी। हम चार सहेलियां भी, मुझे जानकी ने अपने साथ फ्रंट सीट पर बैठाया हुआ था। रात के 2 बजे के टाइम में हमारे गलियों में बिल्कुल सन्नाटा मचा हुआ था, लेकिन बाज़ार खुले हुए थे और लाल किला और सदर बाज़ार, चांदनी चौक पूरी रात तो खुले ही रहते हैं। हम लोग मेन मार्केट में पहुंचे थे तो ज़्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं। बस एक दो दुकानें खुली हुई थीं, बाकी बाज़ार बंद हो चुका था। एक आइसक्रीम कैफ़े पर जब हम दाखिल हुए तो वह कहने लगा, टाइम ख़त्म हो चुका है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन हमने उसकी बहुत विनती की, प्लीज़ हमें आइसक्रीम खाने दो। जानकी कहने लगी, हमारा नहीं तो दुल्हन का तो ख्याल कर लो, घर वालों से छुप छुपा कर आइसक्रीम खाने आए हैं। सब लड़कियां हंसने लगी। वह पार्लर वाला भी मुस्कुराने लगा।
आइए, तुम्हारे कहने पर मैं तुम लोगों को आइसक्रीम खिला ही देता हूँ। जब अंदर गए तो पूरा कैफ़े खाली था, सिवाय एक टेबल पर वहाँ एक नौजवान बैठा ढेर सारी आइसक्रीम अपने सामने रखा था। जब हम अंदर दाखिल हुए तब हमने उसे देखा था। उस लड़के की नज़र मुझ पर पड़ी थी क्योंकि मैं ही मेहंदी का लहंगा पहन रखा था। बाकी लड़कियों ने तो और कपड़े पहन रखे थे। हम एक टेबल पर बैठ गए। वह लड़का बार बार मुझे ही देख रहा था। आइसक्रीम जैसे ही ख़त्म हुई मैंने जानकी से कहा कि चलो यहाँ से, क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। उससे पहले कि हम उस आइसक्रीम पार्लर से बाहर निकलते, वह नौजवान लड़का भी उठा और मेन गेट के दरवाजे पर चला गया और वह खड़ा हो गया। हम भी अपने कुर्सियों से ठीक से उठे भी नहीं थे कि जब उसने मेन गेट के पास खड़े होकर आइसक्रीम वाले को गुस्से से बुलाने लगा, बाहर निकलो और दुकान का शटर बंद करो। ये सुनकर तो हम सब लड़कियों की जान ही निकली थी। साथ उस लड़के ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली। ये देखकर हमारे रंग उड़ गए थे। ये सुनकर हम जल्दी से आइसक्रीम कैफ़े से दरवाजे पर चले आए। हमें लगा वह आदमी दुकान बंद करके आया होगा, इसलिए हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए। अच्छा होगा, हमने कहा, हमें यहाँ से बाहर जाना है। वह नौजवान मेरी तरफ बढ़ा, कहने लगा, ऐसे कैसे जाने दूंगा? तुम्हारे हुस्न ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए हैं। क्या कमाल की लग रही हो। ये सुनकर तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। ये कहने के बाद उसने आइसक्रीम कैफ़े के मालिक को कहा कि तुम बाहर जाकर शटर बंद कर दो या फिर मैं तुम्हारा भेजा उड़ाकर रख दूँ। उसने अपनी बंदूक आइसक्रीम कैफ़े के मालिक के सर पर तान रखी थी। वह नौजवान डर गया था और मेरी दोस्त भी घबरा गई थी। मेरा तो ये हाल था कि मैं रोने को हो गई थी। मैंने खुद को संभाल कर कहा कि तुम जानते हो कि मेरा भाई पुलिस में है, छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पुलिस के हवाले कर दूंगी। मुझे उस वक्त यही कहना ठीक लगा था। ये सुनकर वह नौजवान हैरानी से मुझे देखने लगा, कहने लगा, अच्छा तो तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगी? उसने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे किया और दरवाजे से हट गया। उस दुकानदार से कहने लगा, जाओ बाहर, जो कहा है वह करो। फिर मेरी दोस्तों से भी कहने लगा कि तुम सामने टेबल पर ही बैठ जाओ, अपनी इस खूबसूरत सहेली को अपने साथ लेकर जाना। शादी है ना इसकी, उसे मैं ये बताता हूँ कि शादी वाले दिन सुहाग रात कैसे मनाई जाती है। ये सुनकर मेरी जान ही हथेली पर आ गई थी। मेरी दोस्त भी उससे कहने लगी, भगवान के लिए हमें जाने दो, हमारे मोबाइल और पर्स में जितने भी पैसे हैं वह सब देने को मैं तैयार हूँ। वह कहने लगा कि नहीं, पैसा नहीं चाहिए, ये लड़की चाहिए। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैंने कहा, मुझे जाने दो, तुम्हें भगवान की कसम है, मुझे बर्बाद मत करो। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा, कहने लगा, क्यों, तुम्हारा होने वाला पति क्या डीएसपी है? वह एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ा रहा था और मैं डर के मारे कांप रही थी। कहने लगा, अब तो मुझे जिद हो गई है कि मैं देखना चाहता हूँ ये लड़की मुझे कैसे पुलिस तक पहुँचाती है। मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वह अभी बात कर ही रहा था जब वह दुकान का शटर बंद हुआ था। मेरी दोस्तों ने भी बार बार उस लड़के से कहने लगी थी, हमें जाने दो। उसने बंदूक उनकी तरफ तान कर कहने लगा, ज़्यादा बकवास की तो तुम लोगों को भी गोली मार डालूंगा। चुपचाप टेबल पर ही बैठी रहो, वरना मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। वह उस लड़के से डरते हुए तीनों टेबल पर बैठ गई। वह लड़का अब मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने कुर्सी उठाई और उसके सर पर मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने उस कुर्सी को पकड़कर एक तरफ फेंका था। कहने लगा कि अगर तुम लोगों में से किसी ने भी कोई हरकत करने की कोशिश की तो तुम लोग अपने जान से हाथ धो बैठोगे। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो और चुपचाप कुर्सी पर बैठो, वरना याद रखना तुम्हारी इज्जत का यही फलूदा बन जाएगा। तुम्हें सुबह से पहले नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। तुम वापस चली जाना, अपनी शादी मनाना। उसके शब्दों और उसके मुंह से बदबू से लग रहा था जैसे वह नशे में धुत है। कहने लगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, लेकिन मुझे ये बात मंजूर नहीं थी। मैं कैसे कोई पाप कर सकती थी? मैंने कहा, तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उस आदमी ने बड़ी बेदर्दी से मुझे अपने हवस का निशाना बना लिया था। मेरा चीखना चिल्लाना और मेरे दोस्तों की सिसकियां बस वहीं आइसक्रीम कैफ़े में गूंज कर रह गई थी। उस लड़के ने अपनी इच्छा पूरी करने के बाद वह आदमी कहने लगा, अगर तुम ये सब कुछ शराफत से होने देती मैं तुम्हें शायद जल्दी छोड़ देता, लेकिन अब मैं तुम्हारी कमर पर एक ऐसी निशान लगाऊंगा कि तुम्हारा पति शादी के रात ही उसे देखकर तुम्हारी हकीकत को जान जाएगा। ये कहने के बाद उसने अपनी जेब से एक ब्लेड निकाली। मैं उस वक्त वैसे भी बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। उस आदमी ने मुझे अपने जुनून का निशाना बनाया था। मुझ में कुछ भी हिम्मत नहीं बची थी। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी।
मेरी कमर पर न जाने क्या लिखा था। मैं दर्द के मारे चीख उठी थी। उसके बाद वो मेरी दोस्तों से कहने लगा कि जाओ, मेरे दोस्तों ने मुझे उठाकर गाड़ी तक ले गई थी। मुझे यहाँ आने पर पछतावा हो रहा था। काश कि मैं अपनी माँ की बात ना टालती, अपनी दोस्तों की बात ना मानती, रात के इस पहर अपने मेहंदी के जोड़े में बाहर ना जाती, बल्कि बाहर ही ना निकलती। मेरी दोस्त भी बुरी तरह से रो रही थी, मुझसे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन मैं गुमसुम बैठी थी। सुबह 5 बज रहे थे। जानकी के छत से मैं अपने छत पर आ गई, अपने कमरे में आकर बैठ गई। फिर अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे दिल से उस आदमी के लिए सिर्फ और सिर्फ शराब निकल रही थी। लेकिन गलती तो मेरी ही थी ना, मुझे नहीं जाना चाहिए था। सुबह तक मुझे बुखार हो चुका था। मेरी माँ देखकर परेशान हो गई। उन्हें लगा बुखार की वजह से मेरी ये हालत हुई है। ये दिन मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी वाली थी। जानकी ने कहा था कि तुम किसी से कुछ मत कहना, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन ये बात भला पति से कैसे छुप सकती थी? और फिर मेरी इज्जत पर जो दाग लग चुकी थी, उसके बाद उस आदमी ने न जाने मेरी कमर पर क्या लिख दिया था। पति पहली रात ही मेरी हकीकत जान जाएगा। मेरी शादी होने वाली थी। मेरी रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। मैं हर वक्त रो रही थी। मम्मी मुझे रोने की वजह पूछती तो मैं ये कह देती कि आप लोगों से बिछड़ने का गम है, लेकिन ये गम तो कुछ और ही था। मैं जानती थी अगर मेरे पति को पहली रात ही ये सब पता चल जाएगा तो मुझे डिवोर्स दे देगा। मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी, क्या कहूँगी उनसे? अगर मैं उन्हें सच बताऊंगी वे फिर मुझे ही बुरा भला कहेंगे कि हमारे बिना परमिशन को रात को क्यों गई थी, जबकि मेरे दोस्तों ने ये भी कह रखा था कि मेहंदी के बाद भी वह शादी तक रोज़ाना आएंगी और बोला था कि डांस करेंगी। लेकिन मेरे घर में तो बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था। ये मेरे अंदर का सन्नाटा मुझे हर चीज़ से बेगाना कर दिया था। मेरे दिल से सिर्फ और सिर्फ उस आदमी के लिए शराब ही निकल रही थी। भगवान करे वह मर जाए या उसके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। वह तड़पता रहे और परेशानी बर्दाश्त करता रहे, रोए, मौत मांगे, लेकिन उसे मौत ना मिले। मैंने जितने भी उसे शराब दे सकती थी दे रही थी। उस आदमी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। जानती थी कि मेरी शादी के पहली ही रात मेरी क्या अंजाम होने वाला है। जैसे तैसे मेरी शादी के दिन भी करीब आ रहे थे। मुझ पर एक डर सवार हो रहा था। शादी के दिन भी दुल्हन बनी बैठी। मैं डर के मारे कांप रही थी। सब लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मेरी तारीफ़ें कर रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल गुमसुम सी थी। जबकि मैंने मनोज को पहले नहीं देखा था, बस एक बार उसकी तस्वीर देखी थी। शादी से कुछ दिन पहले तक मुझे अपने पति को देखने का बहुत शौक़ था। मैं रोज़ दिन गिनती थी अपनी शादी की, लेकिन आज मैं चाहती थी कि सारा मंजर मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाए, या फिर ये सब कुछ एक सपना बन जाए। इस है हकीकत से कोई मतलब ना हो, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं था। विदाई के वक्त मैं मरे मरे कदमों से अपने घर से विदा हुई थी। गाड़ी में मेरी दोनों नंदे मेरे बराबर में बैठी थी और मेरे साथ हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट गायब थी। मैं अपने ससुराल पहुंची तो मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया गया। उस वक्त मेरा दिल था कि जैसे डर के मारे ख़त्म ही हो जाएगा। मेरा जी चाहा कहीं से कोई मुझे जहर लाकर दे दे और मैं खाकर मर जाऊं। क्या जवाब दूंगी मैं अपने पति को? मैं ना तो एक अच्छी औरत थी, इसलिए सोचा कि अपनी आंखें बंद करके सारी हकीकत अपने पति को बता दूंगी। लेकिन फिर मुझे जमाने वालों की सोच याद आने लगी थी। ऐसी लड़कियों के बारे में कोई भी सच नहीं माना जाता, बल्कि उसको बदनाम करके धक्के देकर घर से निकाल दिया जाता है। मेरा पति भला क्यों ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी बिताता जो पहले ही बदनाम हो गई हो? और मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि इसमें मेरी पूरी गलती थी। मेरा कसूर बस ये था कि मुझे रात के टाइम बाहर नहीं जाना चाहिए था। मैं ये सोच रही थी कि जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, मनोज अंदर दाखिल हुआ था। मैंने एक नज़र उसको देखा। काफ़ी हैंडसम सा नौजवान लग रहा था। बड़ी चुप से आकर मेरे सामने बैठ गया। मैं अपने अंदर ये हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी कि उसे सच बता दूं। फिर चाहे वो मुझे जो मर्जी सज़ा दे, मैं उसके सज़ा को स्वीकार कर लूँगी, लेकिन उसके साथ बेईमानी का रिश्ता नहीं निभा सकती। लेकिन मेरे कान में बार बार अपने दोस्तों की बातें गूंज रही थी कि सारी की सारी कह रही थी कि पति को कभी भी अपने इस हादसे के बारे में मत बताना। वह कभी भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसे एक हादसा समझकर भुला देना। हो सकता है कि उसे पता ही ना चले और तुम्हारी ज़िंदगी से ये कांटा निकल जाए। लेकिन अगर तुमने उसे सब कुछ बता दिया तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ज़िंदगी आराम और सुख में बीतेगी।
मैं ये सोच रही थी क्या जानकी की बात मान लूँ या फिर वो करूँ जो मेरा दिल कह रहा है। मेरा दिल कह रहा था कि झूठ ना बोलूँ, सच बता दूँ, लेकिन मेरी ज़ुबान थी कि बोलने से पीछे नहीं हट रही थी। मेरे दिमाग में सारे शब्दों से गड्ढे-गड्ढे हो चुके थे। लगता था मेरे पास कहने के कोई शब्द ही ना हो। क्या कहती, कैसे कहती, कहाँ से शुरू करती? मैं अपने सोचों के ताने-बाने ही बुन रही थी जब मेरे सर पर हाथ का दबाव महसूस हुआ। मनोज के गर्म हाथ ने मुझे चौंका कर रख दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने मेरा हाथ थामा और अपने लबों पर लगा लिया। कहने लगा, तुम्हारी तस्वीर देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तुम्हारी आदत के बारे में जब मेरी बहनों ने मुझे बताया तो मैं मन ही मन तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा था। कुछ रिश्ते का तकाजा भी ऐसा था, कुछ तो मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। कहते हुए उसने मुझे अंगूठी पहनाई थी। कहने लगा, मेरी इच्छा है कि अंगूठी तुम कभी मत उतारना। मेरा दिल मुट्ठी में जैसे दबोचे जा रहा था। मेरा पति मुझसे मोहब्बत करता था। हर औरत की तरह मैं चाहती थी कि उसकी मोहब्बत में कमी न रह जाए, लेकिन अगर मैं उसे सच बता देती तो यकीनन उसका व्यवहार अलग हो जाता। वह मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। धीरे धीरे उसी ने मेरे जेवर को उतारना शुरू किया, लेकिन इस मौके पर मेरे चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। जैसे ही उसने लाइट बंद की तो दम सा निकल गया। मुझे लगा कि बस अब मेरा सारा का सारा राज खुलकर रह जाएगा। मुझे भरोसे देने की कोशिश कर रहा था। कहने लगा, शादी का रिश्ता सदियों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने भी ये शादी की थी। पति पत्नी के रिश्ते में हमेशा प्यार ही होनी चाहिए। इन बातों से उसने शुरुआत की थी। मैंने कहा कि पूरी लाइट बुझा दीजिए। कहने लगा, नहीं नहीं, इतनी लाइट रहने दो, मुझे बिल्कुल अंधेरे में नींद नहीं आती। लेकिन जैसे ही उसने मुझे अपने बाहों में लेकर मेरी कमर को छुआ, उसका हाथ उसी जगह पर लग गया जहां मुझे जख्म लगा हुआ था। उस भेड़िए ने ब्लेड के साथ बड़ा गहरा जख्म किया हुआ था। उन दिनों इस जख्म ने मुझे चैन नहीं लेने दिया था, और बात ये थी कि मनोज का हाथ सीधा उसी जख्म पर पड़ा था। मैं बिल्कुल अपना मुंह बंद करके रह गई थी। तब उसने अपना हाथ पीछे किया था। कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, चोट लग गई थी। मेरे दोस्तों ने मेहंदी के फंक्शन में मेहंदी की प्लेटों में मेहंदी में मोमबत्तियां लगाई थी और वे लोग मेरे पीछे ही खड़ी थी। अचानक से जल्दी मोमबत्ती से मेरा लहंगा थोड़ा सा जल गया था, इसलिए मेरे कमर पर आग का असर हो गया था। थोड़ी सी जल गई थी। ये सुना था कि मनोज उठकर बैठ गया। उसने लाइट दोबारा ऑन की, तेज रोशनी कर दी। कहने लगा, फिर तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। ऐसा करो कि तुम कोई भी सादा कपड़ा पहन लो, उतारो इस भारी भरकम कपड़े को जो तुम्हारे लिए तकलीफ दे रहा हो। ये सुनकर तो मैं घबरा गई थी। मैं भी उठकर बैठ गई। कहने लगा, लाओ दिखाओ कहाँ जख्म है। ये सुनकर तो मैं बिल्कुल डर का शिकार हो गई थी। मैं कैसे उसे दिखा सकती थी? उस घटिया और कमीने ने ये कहा था, जब तुम्हारा पति देखेगा तो खुद ही जान जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मैं अपना कपड़ा बदल कर आती हूँ। मैंने जल्दी से अलमारी से एक कपड़ा निकाला और बाथरूम में चली गई। वहाँ से भी शीशे में अपने कमर को देखनी चाहिए, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा था लिखा क्या था। मैंने कपड़े बदल कर बाहर आ गई थी। मुझे लगा मनोज के दिमाग से अब ये बात निकल चुकी होगी। मैं दोबारा लेट गई। वह कहने लगा, मैं तुम्हारे कमर पर दवा लगा देता हूँ। उसने साइड टेबल से एक ट्यूब निकाल कर कहने लगा, उस जले हुए जख्म पर बहुत जल्दी आराम आ जाता है। मैंने वह ट्यूब उसके हाथ से पकड़ ली। मैंने कहा, नहीं, मैं खुद लगा लूँगी। कहने लगा कि मैं क्यों नहीं लगा सकता? जहाँ जख्म है वहाँ तुम्हारा हाथ नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहती थी कि वह देखे, क्योंकि मेरा राज खुल जाना था। मैं तो चाहती थी वक्त जैसे तैसे बस बीत जाए, लेकिन मेरे कहने पर भी वह नहीं माना। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने खुद को अपनी किस्मत के हवाले कर दिया। मैं जितनी कोशिश कर सकती थी कर ली थी। अब अगर मेरी किस्मत में मेरे घर का टूट जाना ही लिखा था तो मैं क्या कर सकती थी? जैसे ही उसने मेरी कमीज को ऊपर किया, कुछ देर तक तो वो मेरा जख्म देखता रहा, कुछ नहीं बोला। फिर जल्दी से उसने मेरी कमीज नीचे कर दी और वॉशरूम में चला गया। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से बंद किया था और मेरा दिल था जैसे धड़कना ही भूल गया था। शायद वो मेरा राज जान चुका था। मुझे वॉशरूम में पानी की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। शायद वॉशरूम में बाहर आते ही मुझे धक्के मारकर कमरे से निकाल कर सब मेहमानों को शोर मचाकर बुलाता, मुझे घर से निकाल देगा और मेरे घर वालों को बुलाकर जलील करेगा।
मुझसे मेरी गलतियों की वजह पूछेगा। मेरा जी चाहा काश कि मुझे मौत ही आ जाए, लेकिन मैंने देखा कि वॉशरूम से बाहर आया तो उसकी आंखें सुर्ख लाल थी, सफ़ेद तहमद पहन रखा था। उसने साइड टेबल का एक दराज खोला, भगवान की तस्वीर निकाली और फिर भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मेरा दिल अब भी बहुत तेज़ काँप रहा था, डर से थर-थर काँप रहा था। पता नहीं अब क्या होने वाला था, लेकिन हैरानी तो उस वक़्त हुई जब वह पूजा करके फूट-फूट कर रोने लगा था। कहने लगा, हे भगवान, तेरी कृपा है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकराने लगा। वह किस बात की कृपा कर रहा था? मुझे तो लगता था ये सब देखकर मुझे घर से ही निकाल देगा, लेकिन वह तो शायद किसी और बात के लिए भगवान की कृपा कर रहा था। शायद उस हैवान ने मेरे कमर को सिर्फ जख्मी ही कर डाला होगा, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं लिखा होगा जिसे ये पता चल सके कि मेरे साथ कोई गलत काम हुई है। जैसे ही वो पूजा करके फ्री हुआ, मेरे पास आ गया, मेरे कमर पर दवाई लगाई और कहने लगा, आरोसी, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैं तो उसका व्यवहार देख कर ही परेशान हो गई थी। उसने उस रात मुझे छुआ तक नहीं था। ये बातें मेरे लिए अजीब थी, क्योंकि जिस तरह से वो पहले मेरी तारीफ़ें कर रहा था, अपनी बेताबियों को मुझे बता रहा था, मुझे नहीं लगता था वह रात को अपना हक वसूल नहीं करेगा। लेकिन उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। मैं जितना इस बारे में सोच रही थी, उससे ज़्यादा मैं उलझती जा रही थी। सुबह नाश्ते के बाद कहने लगा कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। फिर वो मुझे ऊपर ले गया। वहाँ पर एक कमरा बना हुआ था जो कि बंद था। उसके अंदर से आवाज़ आई, कौन है? वह कहने लगा, मुकेश, मैं हूँ। अंदर से आवाज़ आई, तो आ जाओ ना यार। जैसे ही मुकेश ने दरवाज़ा खोला, मुझे लगा ज़मीन फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊँ। मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी, क्योंकि सामने ही वही आदमी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। जितना उसे देखकर मैं हैरान हुई थी, उतना ही वह मुझे देखकर हैरान हो रहा था। मेरा दिल तो यूँ था कि धड़कना ही भूल गया था। जल्दी से पलट गई और मैं बाहर जाने लगी, जब मनोज मेरा बाजू पकड़कर कहने लगा, मेरा छोटा भाई है, मिलोगी नहीं उससे? ये सुनकर तो मुझे एक कयामत सी टूट पड़ी थी। वह भी फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। ये कैसी परीक्षा थी मेरे लिए? ये घर मेरा तो बर्बाद ही हो जाता। मनोज मुझे अंदर ले गया था। कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मुकेश मुझसे नज़रें चुरा रहा था। वो मिलाता भी कैसे? उसके चेहरे पर एक डर से पसीना आने लगा था। मनोज उसके पास ले गया और उसके पास रखे सोफे पर मुझे बैठने के लिए कहा और खुद भी बैठ गया। फिर मुकेश पूछने लगा, क्या भाई, ये वही लड़की है ना? ये सुनना था कि मेरी जान ही निकली थी। वह क्या ये सब जानता था? मुकेश ने नज़रें नहीं उठाई थी। वह चौंक कर उसने हाँ में सिर हिलाया था और फिर टूट कर रोने लगा था। हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मुझ पर एक राक्षसी जुनून सवार हो गया था। मैं अपने शौक़ के हिसाब से अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोबाइल चोरी करता था, इसलिए पिस्तौल मेरी जेब में ही थी। कभी कभी शराब भी पी लेता था, लेकिन मेरे घर वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे, सिवाय मनोज के, क्योंकि मैं उससे कुछ नहीं छुपाता था और वह मुझे हमेशा रोकना चाहता था। ये मत किया करो। मैं कहता था कि छोड़ दूंगा, बस शौक़ है, कुछ साल अपना शौक़ पूरा करने के बाद मैं छोड़ दूंगा। लेकिन तुम्हें देखने के बाद एक तो शराब का नशा और उस पर शैतान, फिर तुम्हारी धमकी ने मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। मैंने जो जुल्म तुम्हारे साथ किया, वह करने के बाद जैसे ही मैं बाइक पर घर जाने लगा, तो सामने एक तेज़ गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं हमेशा के लिए अपनी दोनों टांगों को खो चुका था। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा कि मैंने मनोज से कहा कि मुझे उस लड़की की शराब लग गई है। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। कुछ दिन के बाद उसकी शादी थी। उसका पति जान गया तो उसको बर्बाद कर देगा। बस एक बार मेरे खातिर उस लड़की को ढूंढो। फिर कहने लगा कि मनोज एक डॉक्टर भी है, इसलिए उसने अपने एक इंस्पेक्टर दोस्त से ये बात की। जितने भी उस हफ्ते रेप केस आए हुए थे, वे लड़कियां हॉस्पिटल में थी। मैंने और मनोज ने उन सब की कमर पर ये निशान देखनी चाहिए, ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं और मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। मैं अब समझी थी कि रात को मनोज ने भगवान से गुहार क्यों लगाई थी। मनोज कहने लगा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ एक हादसा था और ये सब करने वाला मेरा ही अपना भाई था। लेकिन मेरा भाई है, इसलिए मैं उसे जान से नहीं मार सकता था। वैसे ही वह आधा मर चुका है, सारी ज़िंदगी उसके अपाहिज बनकर बिताएगा। इसलिए मेरी तुमसे विनती है कि तुम उसे माफ़ कर दो। मैंने कहा कि माफ़ करूं कैसे?
और माफ़ क्यों करूं? क्या माफ़ करना इतना आसान होता है? मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैंने कहा, तुम्हें नहीं पता उसने मेरी ज़िंदगी को कैसे घायल की है। मुझे पता होता ये तुम्हारा भाई है तो मैं तुमसे कभी भी शादी ना करती। तुम बेशक मुझे छोड़ दो, लेकिन इस आदमी के लिए मुझसे माफ़ी मत मांगो। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गई थी। तेजी से नीचे का जीना उतरने लगी, अपने कमरे में चली गई, रोने लगी। कैसे परीक्षा थी? अगर ये मनोज का भाई ना होता तो क्या मनोज मुझे स्वीकार कर लेता? मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या अगर मनोज का वह भाई ना होता तो क्या वो मुझे स्वीकार कर लेता या माफ़ करता? इतना आसान नहीं था ये सब स्वीकार करना। अब आप लोग बताइए, क्या मैं मनोज से डिवोर्स ले लूँ या फिर मैं उसके साथ आगे की ज़िंदगी की शुरुआत करूं? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।